18 मार्च 2025 यानी कि परसों की ही ये बात है। मेरठ पुलिस के पास मेरठ के एक घर से फ़ोन किया जाता है। पुलिस वाले उस घर में पहुंचते हैं। जाने के बाद उन्होंने बेल बजाई, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। उन्होंने गेट को तोड़ा, अंदर गए। पूरे के पूरे घर को उन्होंने अच्छे से तलाश किया और उस घर में एक बहुत बड़ा ड्राम रखा था, जिसमें हम पानी भर के घरों में रखते हैं। वैसा ही ड्राम यहाँ पर रखा गया था, लेकिन इसमें एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि ये पूरा का पूरा ड्राम सीमेंट से भरा हुआ था। पुलिस वालों को कुछ यहाँ पर गड़बड़ लग रही थी। उन्होंने उस ड्राम को तोड़ने की भी कोशिश की, लेकिन वहाँ पर वो कामयाब नहीं हो पाए, जिसके चलते उन्होंने फ़ोन करके वहाँ पर एक ऑटो मंगवाई, उस ड्राम को उठाया और उस ऑटो में रखा। जिसके बाद वो एक हॉस्पिटल के मुर्दा घर में उस ड्राम को लेकर गए। वहाँ पर ले जाने के बाद वहाँ पर मिस्त्री को बुलाया गया, उसको ग्राइंडर से काटा गया, उसके बाद उसकी सीमेंट को फोड़ा गया और जब उसकी सीमेंट को तोड़ा गया, उसके अंदर एक इंसान के सीमेंट में जमे हुए टुकड़े निकलते हैं, जिसे देखकर पुलिस वाले बहुत ज़्यादा घबरा गए कि ये लाश किसकी है। पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब पुलिस वालों को ये पता लगाना था कि ये मरने वाला व्यक्ति कौन है और इसकी मौत किस वजह से हुई है और इसे किसने मारा है। और इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें इस कहानी को स्टार्टिंग से समझना होगा। और कहानी की शुरुआत 2016 से होती है। मेरठ में एक लड़का रहा करता जिसका नाम सौरव था। वो लंदन में मर्चेंट नेवी में जॉब किया करता। वो बहुत कम टाइम यहाँ मेरठ में रहता और ज़्यादातर टाइम वो लंदन में रहा करता। और 2016 में जब वो यहाँ पर आया हुआ था मेरठ में, उसकी मुलाकात एक मुस्कान नाम की लड़की से होती है। मुस्कान से वो धीरे धीरे बात करना स्टार्ट करता है और मुस्कान भी उसे पसंद करने लगी थी। बहुत जल्द इन दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया, लेकिन जो सौरव के घर वाले थे उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि वो इस लड़की से उसकी शादी नहीं होने देंगे। जिसके चलते अब इन दोनों ने फैसला किया कि ये दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे और ये दोनों घर से भागकर कोर्ट मैरिज कर भी लेते हैं। अब इन्होंने एक किराए का मकान लिया और वहीं पर रहना इन दोनों ने शुरू कर दिया, क्योंकि सौरव के माता पिता ने इसको घर से निकाल दिया था, क्योंकि इनकी मर्जी से इसने शादी नहीं की। अब इनको घर से निकाल दिया गया। ये किराए के घर पर रह रहे थे, सब कुछ ठीक चल रहा था। और सौरव मर्चेंट नेवी में था, इसलिए वो बार बार लंदन जाया करता और वापस घर पर आ जाया करता। लेकिन बाद में पता चला कि वो लंदन में मर्चेंट नेवी में नहीं है, बल्कि कुछ और ही वो काम किया करता। खैर, अब 2019 आ चुका था और अब तक जो ये दोनों कपल थे, इनके एक प्यारी सी बेटी भी हो चुकी थी। और 2019 में जब ये यहाँ पर आया था, यानी कि लंदन से मेरठ में अपनी पत्नी के पास आया, अपनी बेटी के पास आया, ये इनके साथ रहता है। कुछ टाइम के बाद ये वापस ही लंदन पहुँच जाता है। और इसके बाद कोरोना का टाइम आया। आप लोगों को पता ही है, कोरोना का टाइम भी बीत चुका था। 2021 की स्टार्टिंग में जो इसकी बेटी थी, अब वो बड़ी हो रही थी। मुस्कान ने उसे प्लेइंग स्कूल में डाल दिया और यही उसे लेने जाया करती, उसको छोड़ने जाया करती। जब भी मुस्कान अपनी बेटी को छोड़ने और लेने जाती, उसे रास्ते में एक साहिल शुक्ला नाम का लड़का नोटिस करने लगा। वो उसकी तरफ देखा करता, उससे बात करने की कोशिश किया करता। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने फेसबुक पर बात स्टार्ट की। फेसबुक पर जब बात स्टार्ट हुई, ये दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके थे, क्योंकि जो ये साहिल शुक्ला था, ये मेरठ में जो मुस्कान थी उसके घर के बिल्कुल पास में रहता था। और दूसरी तरफ जो सौरव था, वो कई महीनों में, कई बार तो सालों साल वो आया ही नहीं करता। जिसके चलते अब अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मुस्कान ने साहिल से दोस्ती कर ली, उससे वो प्यार करने लगी। धीरे धीरे इनका प्यार बहुत ज़्यादा मजबूत होता गया और साहिल ने अब मुस्कान के घर पर आना भी शुरू कर दिया। वो पूरा पूरा दिन उसके घर पर पड़ा रहता, उसके साथ कई बार ड्रिंक करता। और एक बार तो उस मकान मालिक ने भी देख लिया था कि मुस्कान के पास कोई लड़का आ रहा है, काफ़ी दिनों से वो उसके साथ ड्रिंक भी कर रही है।
इस चीज की उसे आपत्ति भी थी, लेकिन उसने मुस्कान से कुछ भी नहीं कहा। और जब 2021 के लास्ट में जो ये सौरव था ये वापस इंडिया आया मेरठ में, तब जो इनका मकान मालिक था उसने सौरव को सब कुछ बता दिया कि तुम्हारी पत्नी तुम्हारे पीछे से किसी लड़के से मिलती है, वो यहाँ पर घर पर बैठकर ड्रिंक भी करते हैं। अब सौरव का दिमाग खराब हो चुका था, वो घर में जाता है, उसने मुस्कान के फ़ोन को चेक किया। जैसे ही उसने फ़ोन चेक किया उसके अंदर साहिल से चैट की हुई थी, सब कुछ अब इसके सामने था। उसने मुस्कान को काफ़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन मुस्कान मानने वाली नहीं थी। बात यहाँ तक पहुँच गई कि इन दोनों ने डिवोर्स लेने का भी फैसला कर लिया। और ऐसे ही सब कुछ करते करते 2023 का टाइम आ चुका था। 2023 में जो ये सौरव था ये वापस से लंदन में चला गया, और दूसरी तरफ जो ये साहिल था ये थोड़ा सा सनकी था। इसको अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा यकीन था, क्योंकि साहिल की माँ जो थी वो पहले ही मर चुकी थी। लेकिन अभी भी जो साहिल था वो स्नैपचैट पर एक अपनी माँ से बात किया करता। जैसे कि आप लोगों ने डीजे मूवी देखी होगी अल्लू अर्जुन की, उसमें जैसे वो बात करता है अपनी मरी हुई माँ से, वैसे ही इसके अंदर ये जो साहिल था ये अपनी मरी हुई माँ से स्नैपचैट पर बात किया करता। और जब इसकी मुलाकात मुस्कान से हुई और इनकी नज़दीकियाँ ज़्यादा हुई, तब मुस्कान को पता चला कि ये थोड़ा सा खिसका हुआ है, और ऐसे ऐसे ये अपनी माँ से बात करता है। मुस्कान ने अपने भाई के नाम से एक सिम निकलवाई। सिम से निकालने के बाद उसने स्नैपचैट पर आईडी बनाई और वो साहिल की माँ बनकर उससे बात करने लगी, और उससे ये कहा करती कि ये जो लड़की है मुस्कान वो तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है, तुम उसके साथ रहना, वो तुम्हारा कभी भी साथ नहीं छोड़ेगी। और दूसरी तरफ साहिल तो थोड़ा सा खिसका हुआ था, उसको इसकी बातों पर यकीन होने लगा। अब साहिल बिल्कुल उसके साथ अटैच हो चुका था, वो उसको छोड़ना ही नहीं चाहता था। और दूसरी तरफ जो सौरव था वो तो अब लंदन जा चुका था। इनके रिश्ते और भी ज़्यादा मजबूत होते जा रहे थे इस साइड में। अब जो साहिल था इसने मुस्कान से कहा कि तुम उसको डिवोर्स दे दो और मेरे साथ शादी कर लो। लेकिन बाद में साहिल ने अपना माइंड चेंज कर दिया और उसने कहा कि उसको डिवोर्स देने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि डिवोर्स देने के बाद भी वो हमारे आसपास में ही रहेगा, इससे अच्छा तो तुम उसको मार डालो। हालांकि उसने ये कहा था कि तुम उसका वध कर दो। इसका दिमाग खिसका हुआ था, ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जिसकी वजह से इसने ये कहा था कि तुम अपने पति का वध कर दो। अब जो मुस्कान थी वो भी सौरव से कहीं ना कहीं तंग आ चुकी थी, जिसके चलते वो साहिल के साथ मिल जाती है और सौरव का कत्ल करने का प्लान वो बनाने लगते हैं। इन्हों दोनों ने मिलकर अब प्लानिंग स्टार्ट की कि वो सौरव को कैसे रास्ते से हटाएंगे। उन्होंने पहले यही प्लान बनाया कि वो उसे बेहोशी की दवाई देंगे, जिसके बाद उसका वो कत्ल कर देंगे। लेकिन अब इन्हें ये नहीं पता था कि उसे कौन सी दवाई देनी होगी, जिसके चलते उन्होंने अब सर्च करना स्टार्ट किया। उन्हें वो दवाई मिल गई जिससे कि वो उसे बेहोश करेंगे। जिसके बाद अब अगला कदम था कि इनको चाकू चाहिए था। छोटे चाकू से तो काम चलने नहीं वाला था। उसने मुस्कान को भेजा बाजार में बड़े बड़े 2 चाकू लेने के लिए। मुस्कान बाजार में जाती है, वो चाकू खरीदने वाली शॉप पर पहुंची। उसने जैसे ही वहां पर 2 बड़े बड़े चाकू मांगे, दुकानदार ने पूछा कि क्या करोगे इतने बड़े चाकुओं का। तब उसने कहा कि मुझे मुर्गा काटने के लिए ये चाकू चाहिए। उस दुकानदार ने उसको चाकू दे दिए। वो चाकू लेकर घर पर आ चुकी थी। अब मारने के तो पूरे इंतजाम हो चुके थे, लेकिन मारने के बाद सौरव की लाश को ठिकाने कैसे लगाएंगे, सबसे बड़ी समस्या इनके सामने ये थी। अब ये सोचने लगे कि लोगों से पूछते हैं कि जमीन के नीचे उसे गाड़ देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना नीचे गाड़ना है ये इनको पता नहीं था। अब ये सोच रहे थे कि हम जाकर अपने यार दोस्तों से पूछते हैं, थोड़ा स्टाइल से, किसी को शक भी ना हो और इनका काम भी हो जाए। ये अपने फ्रेंड्स के पास गए, उनसे पूछने लगे कि जिस जगह पर ये नदी वगैरह नहीं होती है और वहाँ पर पूजा का सामान वगैरह हमें डालना हो कहीं पर या फिर गड्ढे में डालना हो तो कितना अंदर तक डाल सकते हैं उस गड्ढे में। तब उन्होंने कहा कि कोई ज़्यादा गहरा गड्ढा खोदने की ज़रूरत नहीं है, थोड़े से में भी काम चल जाएगा। लेकिन इनको ये पता था कि थोड़े में तो लाश वो दबा नहीं सकते। अब सीधा ये पूछ नहीं सकते, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत करके पूछा कि किसी लाश को अगर दफनाना हो तो कितना गहरा गड्ढा खोदेगा।
ये बात सुनकर इसके दोस्तों ने कहा कि तुम कैसी अजीब बातें कर रहे हो। तभी इसने बात को पलट दिया, कहीं किसी को इनके ऊपर शक ना हो जाए। अब ये दोनों वापस से घर में आते हैं, आपस में बात करते हैं कि हम ये आइडिया ड्रॉप करते हैं कि उसको ज़मीन में गाड़ेंगे, इससे अच्छा तो हम उसे एक ड्राम में सीमेंट के अंदर दबा देंगे। यही फैसला किया, जिसके बाद ये मार्केट में जाते हैं, एक ड्राम लेकर आते हैं और घर में रख देते हैं। पूरी की पूरी प्लानिंग हो चुकी थी। अब इंतजार था सौरव के आने का और इनका सोचना था कि सौरव जो है उसके माता पिता तो उससे बात नहीं करते, वो उस ड्राम में रखकर उसको यहीं पर छोड़ देंगे, किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा, सब कुछ ठीक चलेगा। और दूसरी तरफ जो सौरव था वो अपनी पत्नी से अभी भी इतना ज़्यादा प्यार किया करता कि 25 फरवरी को उसकी पत्नी मुस्कान का जन्मदिन था और वो हर बार ही मुस्कान के साथ उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया करता। इसलिए उसने फ़ोन करके बताया कि वो 24 फरवरी को वहाँ पर आ जाएगा और 25 फरवरी को वो तीनों मिलकर, यानी कि मुस्कान, सौरव और उसकी बेटी, ये तीनों मिलकर इसका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे। अब मुस्कान ने और साहिल ने ये फैसला किया कि जब 25 तारीख को मुस्कान का बर्थडे है, उसमें जो पार्टी होगी उसमें मुस्कान उसको ड्रिंक ऑफर करेगी और उस ड्रिंक के अंदर वो बेहोशी की दवाई डाल देगी। ऐसे ही दिन आता है 25 फरवरी का, जन्मदिन के दिन वो सब कुछ सेट था। मुस्कान ने ड्रिंक उठाई, उसमें बेहोशी की दवाई डाली और सौरव को ऑफर किया, लेकिन सौरव ने ड्रिंक करने से मना कर दिया कि वो आज दारू नहीं पिएगा। अब मुस्कान का प्लान चौपट हो चुका था, वो उसके साथ धक्का भी नहीं कर सकती थी, जिसके बाद इन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया। अब 25 तारीख को तो सौरव बच चुका था। सुबह होती है, फिर ये दोबारा से मिलते हैं, यानी कि साहिल और मुस्कान दोबारा से मिलते हैं। मिलने के बाद इन्होंने दोबारा से प्लान बनाया कि अब उसे कैसे मारे। तब मुस्कान ने कहा कि अब 3 मार्च को हम उसे मारेंगे। 3 मार्च को इसलिए क्योंकि 3 मार्च का लास्ट पेपर है उसकी बेटी का, और मुस्कान ने कहा था कि वो पेपर दिलाकर उसकी बेटी को अपनी माँ के पास छोड़ आएगी, जिसके बाद वो दोनों घर पर अकेले होंगे और उस दिन ही वो इस काम को अंजाम देगी। अब 3 मार्च का भी टाइम आ चुका था। वो अपनी बेटी को स्कूल में भेजती है, उसका एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, मुस्कान उसे स्कूल से लेकर अपनी माँ के पास छोड़ आती है। अब शाम के टाइम जो मुस्कान थी वो सोच रही थी कि कहीं ड्रिंक में फिर से मैं उसे नशे की दवाई मिलाकर दूं तो वो बेहोश नहीं होगा या फिर वो नहीं पिएगा, तो इससे अच्छा उसने उसकी स्पेशल डिश बनाई जो उसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, यानी कि कोफ्ते जो सौरव को बहुत ज़्यादा पसंद थे, उसके अंदर उसने ये बेहोशी की दवाई मिला दी। बेहोशी की दवाई मिलाई और सौरव को ये कोफ्ते खिलाए। कोफ्ते खाते ही धीरे धीरे वो नींद के आगोश में सो गया, उसे पता ही नहीं चला वो कहाँ पर पड़ा हुआ है। उसके बेहोश होते ही इसने साहिल को घर पर बुलाया। साहिल उसके साथ मिलकर अब सौरव के पास जाता है। इन दोनों के हाथ में एक एक चाकू था। अब जो साहिल था उसने इससे कहा, यानी कि मुस्कान से कहा कि पहला वार तुम करो। मुस्कान बहुत ज़्यादा डर रही थी, लेकिन साहिल ने कहा कि पहला वार तुम करो, तुम इसकी पत्नी हो और तुम्हारे मारने से ही ये मरेगा। इसकी सनक, यानी कि ये अंधविश्वास में था, इसने कहा कि तुम ही ये सब कुछ करो। मुस्कान बहुत ज़्यादा डर रही थी। फिर साहिल ने कहा कि तुम उसकी छाती के ऊपर अपना हाथ लेकर जाओ। जैसे ही वो उसके ऊपर अपना हाथ लेकर जाती है, साहिल ने अपने हाथ से उसके हाथ को दबा दिया। चाकू उसकी छाती में घुस गया। घुसते ही चाकू थोड़ी देर में सौरव की मौत हो गई। और इसको मारने के बाद जो ये अंधविश्वासी साहिल था, इसने जो सौरव था इसकी दोनों हथेलियों को यहाँ से काट दिया और उसके गर्दन को भी काट दिया। हथेली को और गर्दन को उसने अपने साथ एक बैग में डाला और बाकी के धड़ को, जो ये मुस्कान थी, इसके बेड के नीचे खिसका दिया और उस बैग को लेकर जिसमें हथेली और सर था उसे लेकर अपने घर पर चला गया। और ये सब कुछ रात के 3 बजे हो रहा था। 3 बजे अब साहिल अपने घर पर जाकर सो गया, लेकिन मुस्कान को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि उसके बेड के नीचे लाश पड़ी हुई थी और मुर्दे के पास तो किसी को भी नींद ना आए, और वो भी मुर्दा कटा हुआ। अब रात को वो साहिल के पास दोबारा से फ़ोन करती है कि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है।
साहिल ने कहा कि तुम मेरे घर पर आ जाओ। मुस्कान उसके घर पर जाती है, उसके साथ ही सोती है। सुबह होती है, ये दोनों वापस से सौरव के घर में आते हैं। साथ में ये वो बैग भी लेकर आए थे, हथेली और सर वाला। घर में आने के बाद जो ये साहिल था, इसने मुस्कान से कहा कि तुम मार्केट में जाओ, वहां से सीमेंट लेकर आओ, एक बोरी। वो एक कट्टा सीमेंट का लेकर आई, लेकिन साहिल ने कहा कि एक कट्टे से कुछ नहीं होगा, हमें और ज़्यादा चाहिए। वो फिर से मार्केट में जाती है और 2-4 बोरी और लेकर आती है। अब सारे की सारी बोरी यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद इन्होंने ड्राम उठाया। ड्राम में इसके शरीर को डाल दिया, यानी कि सौरव के शरीर के टुकड़े को इस ड्राम में डाला गया। सीमेंट के कट्टे को खोलकर उसमें डाल दिया गया, ऊपर से पानी डाल दिया, ड्राम को बंद कर दिया और एक साइड में खिसका दिया। और इन सब के बाद इन दोनों ने मिलकर ब्लैंकेट से 10 किलो ब्लीच मंगवाया, ताकि ये पूरे के पूरे घर को अच्छे से साफ कर सके। इन्होंने पूरे घर को साफ किया, यानी कि इन्होंने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा। और ये सब कुछ करते करते अब 4 मार्च की शाम हो चुकी थी। 4 मार्च की शाम को इन दोनों ने मिलकर एक कैब को बुक किया। कैब बुक करके ये निकल गए हिमाचल की तरफ, यानी कि पहाड़ों में। और मुस्कान को ये बात भी पता थी कि सौरव के घर वालों को इस बारे में पता है कि वो लंदन से आया हुआ है, क्योंकि अब उनकी बेटी होने के बाद इनके थोड़े थोड़े संबंध सुधरने लगे थे। ये थोड़ी बहुत बात आपस में करने भी लगे थे, जिसकी वजह से सौरव के माता पिता को इस बारे में पता था कि वो लंदन से मेरठ में आया हुआ है। अब ये सोच रही थी कि अगर वो घर पर नहीं गया तो उसके माता पिता को शक होगा। और मुस्कान ने जो सौरव का फ़ोन था वो अपने पास रख लिया था। वो सौरव बनकर अब सौरव के भाई और बहनों के पास मैसेज करती है कि हम दोनों मिलकर शिमला घूमने के लिए जा रहे हैं, तुम टेंशन मत लेना, हम 2-4 दिन में या हफ्ता 10 दिन में वापस लौट आएंगे। धीरे धीरे इनकी बात ऐसे ही होती जाती है। वो फ़ोन पर तो बात कर नहीं सकती थी, क्योंकि फ़ोन पर अगर वो बात करेगी तो फंस जाएगी, जिसके चलते वो मैसेज से ही बात कर रही थी। उन्होंने ये भी पूछा कि होली आ रही है, होली में तो तुम आओगे, लेकिन उसने मना कर दिया कि होली में हम नहीं आ पाएंगे। और ऐसे ही घूमते घूमते इनको 14 दिन हो गए थे। 18 मार्च की तारीख आ चुकी थी। 18 मार्च के घूमते हुए इनके पास 84,000 रुपये थे, जो कि सारे के सारे खत्म हो चुके थे। मुस्कान घर से निकलते हुए 84,000 रुपये सौरव के लेकर आई थी। वो सारे अब खत्म हो चुके थे, जिसके बाद मुस्कान को ये पता था कि सौरव के अकाउंट में 6 लाख रुपए हैं, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उन पैसों को वो कैसे निकालेगी। जिसके चलते उसने अपनी माँ के पास फ़ोन किया और उनसे कहा कि सौरव के अकाउंट से मुझे पैसे निकालने हैं, वो मैं कैसे निकालूं। उसकी माँ को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने कहा कि सौरव तुम्हारे साथ है, तुम दोनों बाहर घूमने गए हो, उसके पैसे हैं, तुम उससे पूछो कि वो पैसे कैसे निकलेंगे, तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। मुस्कान के मुंह से एकदम से निकल गया कि सौरव तो मर चुका है। और ये बात सुनकर जो इसकी माँ थी, यानी कि मुस्कान की माँ, उसको कुछ शक हुआ, क्योंकि वो अपनी बेटी को भी घर पर छोड़कर गई हुई है। सौरव भी वहां से आया हुआ है, वो फ़ोन पर बात नहीं कर रहा, जिसके चलते उसे पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। अब वो सीधे ही पुलिस स्टेशन में जाती है और सब कुछ बताती है। पुलिस वाले सीधे ही 18 मार्च को सौरव के घर में पहुंचते हैं। और तब तक जो ये मुस्कान और साहिल थे, ये भी वापस आ चुके थे 18 तारीख की शाम तक, क्योंकि इनके पास पैसा खत्म हो गया और इसके सिवा इनको कोई और ठिकाना नहीं मिला। अब ये जैसे ही घर पर पहुंचे, वहां पर पुलिस थी। इन दोनों को उठाया, साथ में वो ड्रम मिला। ड्रम को लेकर पुलिस वाले सीधे ही उस मुर्दा घर में गए, जहां पर इसको तोड़ा गया। इसके अंदर लाश के टुकड़े मिलते हैं। जब इनसे पूछताछ की गई तब इन्होंने ये सारी कहानी बताई। और साहिल ने बताया कि उसने ये सब कुछ इसलिए किया क्योंकि वो मुस्कान को पसंद करता था। और साथ में जो उसकी माँ थी, उसने भी कहा था कि मुस्कान तुम्हारा साथ देगी, यानी कि मुस्कान ही वो लड़की थी जो उसकी माँ बनकर बात कर रही थी। और उसकी माँ तो काफ़ी पहले ही मर चुकी थी। कहीं ना कहीं यहाँ पर मुस्कान का भी इसकी सनक के, इसके अंधविश्वास के पीछे हाथ था, क्योंकि वो भी उसकी माँ बनकर उससे बात कर रही थी। और इसीलिए साहिल ने अब सौरव को मारने का प्लान बनाया और इसी के हाथों, यानी कि मुस्कान के हाथों से ही उसने सौरव को मरवाया, क्योंकि वो अंधविश्वासी था। वो सोच रहा था कि अगर इसकी पत्नी ही इसे मारेगी तो इनको पाप नहीं लगेगा,
जिसके चलते उसने उसकी हथेली भी काट दी थी कि उसको पाप नहीं लगेगा। और इन सब के बाद मुस्कान से पूछताछ की गई। मुस्कान से जब पूछा गया कि तुमने सौरव को क्यों मारा, क्योंकि वो तो तुम्हें डिवोर्स देने के लिए तैयार था, तुम उसको डिवोर्स दे देती और साहिल के साथ अच्छे से जिंदगी काटती, उसके साथ शादी कर लेती। लेकिन यहाँ पर मुस्कान ने कहा कि वो सिर्फ मेरा एक दोस्त है, मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहती थी और ना कभी करती। वो बस मुझे पसंद है, मैं उसके साथ रहना नहीं चाहती, वो बस मुझे दोस्ती टाइप में चाहिए था, लेकिन उसने फिर भी कत्ल कर दिया। अब उसके कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आप लोग यहाँ पर इस बारे में जरा सोच कर देखिए कि अगर सौरव की हत्या के बारे में पुलिस वालों को ना पता चलता कि उन दोनों ने मिलकर सौरव की हत्या की है, ऐसे ही टाइम चलता रहता और मुस्कान साहिल से शादी करने वाली नहीं थी, जिसके चलते साहिल अंधविश्वास के चक्कर में मुस्कान को भी मारता। लेकिन खैर, अब ये दोनों पकड़े जा चुके हैं। आप लोगों की इसके बारे में क्या राय है? आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।